अपने लिए शोक गीत। आशापूर्णा देवी। आधी रात को अचानक सोते सोते अविनाश ने तेज बेचैनी महसूस की, जैसे दम घुट जाएगा। छाती में एक अनजाना दर्द उठ रहा था। नींद खुल गई, देखा कि पूरा शरीर पसीने से भीग गया है। शरीर के नीचे एक तकिया भीग कर खसखस करने लगा है। उठकर बैठने की कोशिश की मगर उठ न सके। सोचा सिर उठाकर तकिया पलट लेना अच्छा रहेगा, लेकिन अनुभव किया कि ऐसा कर पाना मुश्किल है। वह शरीर पर पैर हिला डुला पा रहे थे नहीं हिला डुला पा रहे थे, जैसे पत्थर हो गए हो। 60 की उम्र पार कर चुके अविनाश जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। उसी अनुभव से पैदा हुआ एक तीखा सवाल ने इस वक्त अविनाश के दिमाग के हर कोने अंतरे को नस को किसी तेज आरी की तरह चीरे जा रहा था। तो क्या मुझे दिल का दौरा पड़ा है? छाती में ऐसा असह्य दर्द जैसे कि दम घुट जाएगा। यह पसीना जो हाथ पांव अशक्त पड़ गए हैं, ये सब दौरा पड़ने के ही तो लक्षण है। आतंकित अविनाश ने चित्कार कर किसी को नाम लेकर पुकारना चाहा। शायद बड़े वाले बेटे को, शायद छोटे बेटे को, शायद किसी पोती को, शायद शैलबाला को ही। ना शैलबाला को तो कतई नहीं। क्या कभी शैलबाला को अविनाश ने नाम से पुकारा है? जो अभी उनके मुंह से उनका नाम निकलेगा। अभ्यास ना हो तो मरने के वक्त भी मुंह से नाम नहीं निकलता। इसलिए तो महापुरुष नाम का अभ्यास करने की सीख देते हैं। ऐसा अभ्यास अविनाश ने कभी नहीं किया। इसलिए उन्होंने अपने अभ्यास के मुताबिक किसी का नाम लेकर पुकारा, मगर जिस का नाम लेकर उन्होंने बुलाया वह उनके पास नहीं पहुंचा, क्योंकि उनकी पुकार भीतर ही कहीं उमड़ घुमड़ कर शांत हो गई, गले के बाहर नहीं निकली। इसका मतलब अविनाश को फाजिल मार गया, अकस्मात अतर्कित। बिस्तर पर आने से पहले, नींद से पहले अविनाश बिल्कुल स्वस्थ और सहज स्वाभाविक थे। रोज की तरह आज भी सुबह से ही रोजमर्रा की सारी काम निपटाते रहे। उन कामों में कोई बाधा नहीं आई। शरीर में कोई असहज लक्षण नहीं दिखाई दिए थे। सुबह उठकर पार्क में टहलने के दौरान वहाँ से लौटते वक्त टहलने गए थे और वहाँ से लौटते वक्त छोटे पोते के लिए खटाल से दूध दुहवाकर लाए थे। रोज की तरह ग्वाले से धर्म ज्ञान की चर्चा की थी। इस काम के लिए अविनाश से किसी ने नहीं कहा है। पोते के माता पिता यानी उनके छोटे बेटे और बहू ने, वे तो डिब्बे वाले दूध पर ही निर्भर रहते आए हैं। अविनाश ने खुद इसकी पहल की थी। उन्होंने दूध लाने की जिम्मेदारी खुद उठाई थी। सुबह टहलने के लिए निकलते वक्त वे दूध के लिए एल्यूमिनियम का डिब्बा ले जाते, फिर पोते के पास जाकर गर्व से कहते, लोग हंसते हैं तो हंसने दो। आज भी सैर से लौटने के बाद उन्होंने रोज की तरह चाय टोस्ट खाया, अखबार लेकर पढ़ने बैठ गए थे। तब एक बार फिर से हलवा और आलू मिर्च के साथ एक बड़े कप में चाय पी थी। बुढ़ापे में जैसे सुबह सुबह भूख कुछ बढ़ जाती है, इसलिए वे बोलने में शर्म महसूस करते हैं, मगर पोतियों के टिफिन के लिए अगर कुछ बन रहा है तो उसकी गंध वे महसूस कर लेते हैं। अविनाश तो टिफिन में रोटी तरकारी लेकर जाया करते थे। अब बेटों के लिए पूरी कचौरी मिठाई रखी जाती हैं। पोतियों को पूरी कचौरी नहीं रुचती, इसलिए उनके लिए स्वस्थ पौष्टिक भोजन बनाकर देना पड़ता है, जैसे अंडा भुजिया, हलवा, मिर्च, आलू। रसोई घर से आती खुशबू जैसे अविनाश को व्याकुल कर देती। वे हाथ में अखबार पकड़े हुए घर के अंदर जाते अरे सुनी खबर तुमने, मोतिहारी में एक बस दुर्घटना हो गया, पूरी बारात एक बार में ही खत्म। या उदात्त स्वर में बोलते, अरे दुर्घटना सुनी,
अरे घटना सुनी पिछले दिनों एक भीषण अग्निकांड में। इन सब बातचीत का परिवेशगत लक्ष्य निश्चित रूप से सैलवाला होती, वरना खबरें तो वास्तव में राजनीतिक ही होती। मगर राजनीति के चाल चलन को लेकर सैलवाला से चर्चा आलोचना संभव नहीं था। देश की समस्याओं को लेकर अपना दिमाग खराब करने का सैलवाला के पास वक्त नहीं था। अगर राशन वगैरह की कीमतें बढ़ी तभी सैलवाला के पास अपने घर वालों के ऊपर नाराज होने का वक्त होता है और इन वस्तुओं की कीमत घटने पर प्रसन्न होने का। हालांकि अगर वो ध्यान से सुने तो इन दुर्घटनाओं में भी चर्चा की जा सकती है। तो क्या इन्हीं सब बातों को लेकर बातचीत की जानी चाहिए? वो तुरंत जवाब देती है, अरे जाइए ना, आप भी सुबह सुबह यही सब खबरें सुनाते हैं, सुबह सुबह मन खराब मत कीजिए। मगर अविनाश को क्या यह सब पता नहीं था? वे जानते थे कि ये सब मन खराब करने वाली खबरें छूत की तरह है। काम करने वक्त सैलवाला के पास ऐसे समाचारों पर कान देने का वक्त नहीं है। अविनाश कहते, नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ, इस जमाने में आदमी जिंदा बचे रहना ही सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर वे लगे हाथ कहते, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है हलवा बन रहा है, आलू मिर्च बना रही हो क्या? लगता है अंडा भुजिया बना रही हो, किसके लिए बना रही हो? डालडा में बना रही हो या सरसों तेल में? खुशबू तो अच्छी आ रही है। इस तरह बातचीत की वजह से हो या सैलवाला की तारीफ की वजह से दूसरी चाय के साथ एक बार फिर नाश्ते का प्रबंध हो जाता था। आज भी उन्होंने इच्छा भर खाना खाया था। इस तरह अविनाश मन दिन भर की गतिविधियों पर एक एक नज़र डालने की कोशिश कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे कहीं किसी कमजोरी चिन्हित दिखाई दे रहे हैं या नहीं। मगर कहीं भी तो उन्हें ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाई दे रही थी। उसके बाद वे रोज़ की तरह बाजार गए। हालांकि सवेरे बड़ा लड़का नौकर के साथ बाजार जाकर ज़रूरत की सारी चीज़ें ले आता है। मगर जब लड़के ऑफिस चले जाते हैं तो अविनाश एक बार फिर फटाफट बाजार घूमने निकल जाते हैं और कुछ न कुछ अखाद्य चीज़ लाकर हाजिर कर देते हैं, जैसे वे सब छूते भी नहीं। थोड़ा पुई साग, मुखी, कचू, मुरली, पुटी, ये सारी चीज़ें भला कौन आदमी खाता है? नहीं खाता तो फिर बाजार में बिकती क्यों है? छोड़ो, कोई खाए ना खाए, अविनाश ये सब अकेले खाएंगे। आजकल वे सैलवाला को समझाते रहते हैं कि ये सब चीज़ खाने से आदमी की सेहत ठीक रहता है। मगर उन्हें तो जैसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं हो। फैशन प्रस्त बेटे बहुओं की बातों पर ही ज़्यादा ध्यान देती हैं। मगर अविनाश को उनके इस तरह की बातें अनसुनी चली जाने का गम नहीं है। आज बहू के सामने ही उन्होंने खूब सारी चचरी खाई थी और शाम को चाय के साथ बिस्किट खाया था। छोटी पोती को स्कूल से लाने की ड्यूटी निभाई थी। छोटे पोते के साथ पार्क गए थे। हालांकि नौकरानी उसे गाड़ी में बैठाकर घुमाने ले जाती है, मगर वे साथ भी जाते हैं। वे इस तरह नौकरानी के हाथों में उसे छोड़कर निश्चिंत नहीं हो सकते। हालांकि पोते की माँ उसका मुंह चूमते हुए हंसकर कहती हैं, पार्क में कितने सारे बच्चे तो नौकर चाकरों के साथ ही घूमने जाते हैं, कितने के दादू उनके साथ पहरा देने जाते हैं। वह बोलती है तो बोले, अविनाश साथ जाते ही हैं, आज भी गए हैं। उसके बाद और क्या, एक एक कर बेटे घर लौट रहे थे। उनके लिए चाय बनी थी, उन्होंने भी चाय पी थी। साथ में जो कुछ खाने को बना था उन्होंने भी खाया था। फिर कुछ देर इधर उधर की बातें होती रही। फिर सबने खाना ही खाया था और सबके साथ ही वे सोने चले गए। इसी बीच पता नहीं कहाँ किस गरहार से यह इशारा उभर कर आया। जब पैर फैलाते ही अविनाश सेन नाम
का यह व्यक्ति नकारा साबित हो गया। इस बार अविनाश चिल्ला पड़े, मगर आवाज़ गले से बाहर नहीं निकली। इसका मतलब पूरे शरीर में लकवा मार गया और इस निष्ठुर विपत्ति ने जीभ को भी नहीं छोड़ा। पक्षाघात इस रोग का बाजार में जो चलित नाम है, उसके बजाय अविनाश आयुर्वेद की किताब से ढूंढकर शायद ही यह अप्रचलित शब्द ले आए थे। यह शब्द पैरालिसिस की अपेक्षा काफ़ी भयंकर और रूढ़ लगता है। इससे दुख को नापने की दरकार होती है। अभी गर्मी का मौसम है, मगर शाम होते ही जैसे काल बैसाखी का सा वातावरण हो गया था। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई थी। ठंड न लग जाए इसलिए अविनाश के सिराने की तरफ खिड़कियां बंद कर दी गई थी। टेबल फैन धीमी गति से चल रहा था। कमरा काफ़ी संकरा है। सोने के कमरे के रूप में इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसलिए इसमें छत का पंखा नहीं लगाया जा सका। ज़रूरत भी नहीं है। खिड़की खोलने पर हवा खूब आती है। आज खिड़की का एक पल्ला बंद है। सोने जाने से पहले सैलवाला यह सब व्यवस्था ठीक ठाक कर गई थी। उनके कमरे से बहुत दूर नहीं, पास में ही उनका भी कमरा है। दोनों अलग अलग जरूर हैं, मगर इन दोनों कमरों के बीच का दरवाज़ा तो खुला ही है। उस पर भले पर्दा झूल रहा है, फिर भी कितना दूर दुरांत जैसा व्यवधान उपस्थित हो गया। बड़े बेटे की बेटी के 2 साल के होते ही अविनाश ने जैसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु खो दी। जवानी के दिनों से ही जिस सैलवाला के सानिध्य के वे अभ्यस्त थे, उसे एक तुच्छ कारण के चलते गंवाना पड़ गया। उसके माँ बाप के हिस्से एक ही कमरा पड़ा। बड़ी हो रही थी बेटी को लेकर सोना सभ्यता तो नहीं हो सकती। उसके माँ बाप के हिस्से एक ही कमरा पड़ा है और इस लिए बड़ी हो रही बेटी को साथ लेकर सोना सभ्यता तो नहीं हो सकता। इसलिए सभ्यता की रक्षा के लिए सैलवाला ने एक दिन खुद ही यह व्यवस्था शुरू कर दी। इस घर के जिस कमरे में अविनाश की सुहागरात मनी थी, उसके बाद काफ़ी लंबा समय उन्होंने उसमें गुजारा था। उसी कमरे से अविनाश को निर्वासित कर दिया गया। शादी के बाद वे जिस जोड़ा ताउस पलंग पर सोया करते थे, अब उस पर पोतियों के साथ सैलवाला मौज करती हैं। अविनाश इस संकरे कमरे में एक पतली चौकी पर पड़े रहते हैं। जब पहली बार यह प्रस्ताव आया था तो अविनाश के ऊपर जैसे वज्रघात हो गया था, लेकिन सैलवाला ने पहले ही उन्हें बरज रखा था कि खबरदार इस मसले में मुंह से कोई बात निकाली। अगर कुछ कहा तो उससे बड़ी शर्म की बात नहीं होगी। इसलिए दुख, अभिमान, क्रोध, क्षोभ सब कुछ मन में ही दबाए रख अविनाश ने मुंह पर ताला लगाए रखा। जब भी बड़ा बेटा कहता तो एक तरह से देखा जाए तो यह कमरा बेटर है। इस कमरे में दक्षिण की तरफ इतनी बड़ी खिड़की है। आपके उस कमरे में तो ऐसी नहीं थी। इस पर अविनाश चेहरे के आगे अखबार खोलकर फैला लेते हैं। और जब बहू कहती है कि कमरे में आजू बाजू खिड़कियां तो होनी ही चाहिए, खिड़कियां से तो कमरे की सुंदरता बढ़ती है, दक्षिण पूर्व दोनों की खिड़कियां खोल दो तो इतनी हवा आती है जैसे आदमी को उड़ा ले जाए। नहीं बाबूजी। इस पर अविनाश बात को दूसरी तरफ मुड़ते हुए, बहू तुम्हारा धोबी कब आएगा? सैलवाला जरूर अविनाश की सांसें के उतार चढ़ाव को देखकर उनकी तकलीफ को समझ लेती। वे उनकी रग रग से वाकिफ है, लेकिन वह सब कुछ जानते समझते हुए भी दूसरों का इसका एहसास होने नहीं देती। इसलिए इस वक्त अविनाश अपना आखिरी आर्तनाद उन्हीं के कानों तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे थे, जिनके कानों तक वे अपनी बात पहुंचाने की बहुत ज़रूरत नहीं समझते थे। लेकिन पहुंचाते कैसे? अविनाश का जी जान से की गई चेष्टा भी व्यर्थ चली गई। पसीना छूटने लगा। दुख की यंत्रणा में उन्होंने जोर से रोने की चेष्टा की, लेकिन गले से एक गौ की आवाज़ भर बाहर निकल पाई, जैसे किसी क्रूर जानवर का आर्तनाद हो। इसी बीच अविनाश के कानों में बहुत
कानों में बड़ी पोती की आवाज़ पड़ी, दीदा ओ दीदा देखो, दादू पता नहीं कैसे चिल्ला रहे हैं। इसका मतलब शैलबाला अब भी घोड़े बेचकर सो रही है। इस आवाज़ से उसकी गहरी नींद नहीं खुल पाई। ओह, कुछ हाथ की दूरी पर अविनाश मौत से जूझ रहे हैं और शैलबाला। इस बार अविनाश की छाती जैसे ज्वाला सी उठी। यही ठीक है, सुबह उठकर शैलबाला और बेटे अविनाश का मरा मुंह देखेंगे। मन ही मन पत्नी और बेटों के प्रति यह भयंकर अभिशाप उच्चारित करते हुए अविनाश की आंखों की कोर से आंसू की बूंदें लुढ़क आई। लेकिन अविनाश का यह अभिशाप कारगर साबित नहीं हुआ। अगले ही क्षण नींद से जागे शैलबाला आर्त सुनाई दिया, है भगवान, क्या हो गया। फिर अगले ही क्षण दरवाजे का पर्दा हिला। उनके पास शैलबाला अस्त व्यस्त आकृति दिखाई दी। अविनाश ने आंखें मूंद ली। वे आंसू ढुलकाते आंखें शैलबाला को नहीं दिखाना चाहते थे। आंखें बंद किए अविनाश ने अनुभव किया कि दोनों पोतियां भी आई हैं और फिर वे बापा बापी काका काकू चिल्लाते हमारे कमरे से बाहर चली गई हैं। अविनाश ने महसूस किया कि उनकी पतली चौकी के किनारे बैठकर शैलबाला उनके दाहिने नारी को देख रही हैं। कभी राज की बेटी हैं। यूं सहज बुद्धि भी नारी देखकर शैलबाला की शरीर की अवस्था का अंदाजा लगा लेती हैं। कोई भी बीमारी होता है, अस्वस्थ महसूस होता है, शैलबाला पहले उसकी नारी देखती हैं। अविनाश ने महसूस किया कि शैलबाला ने उनका हाथ बिछावन पर ठीक से रख दिया। उन्हें झकझोर कर लगातार आवाज़ दे रही है, सुनो जी, सुनो जी, सुन रहे हो जी, क्या तकलीफ है, सुनते हो जी, कोई बुरा सपना देखा। कोशिश कर रहे हैं कि कोशिश करके अविनाश आंखें खोल सकते थे। आंखों की पलकों पर पक्षघात का असर नहीं हुआ था, मगर उन्होंने आंखें नहीं खोली। वे व्याकुल पुकार का सुख लेने लगे। सुनते हो, बोलो ना, क्या तकलीफ है। इस पुकार में शैलबाला का स्नेहिल स्पर्श था। वे उसे महसूस करते रहे। हालांकि यह सुख उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं मिल पाया। दोनों बेटे आ गए। आंखें बंद किए अविनाश देख पा रहे थे कि एक ने सिल्क की लुंगी पहन रखी थी, दूसरे ने नाइट सूट। वे झुककर चेहरे के करीब मुंह लगाकर लगातार बाबा बाबा पुकार रहे थे। फिर हल्के स्वर में पूछा, हुआ क्या है। उन्हें शैलबाला के जवाब सुना था, क्या पता, रिंकू ने मुझे झकझोर कर जगाया कि देखो, दादू को पता नहीं कैसे चिल्ला रहे हैं। तब से आकर पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह सुर एकदम से बदल कैसे गया। शैलबाला के गले में अब पहले सा हाहाकार क्यों नहीं है। कुछ क्षण पहले तक तो इतनी आकुल थी, कितनी आत्मीयता थी। इसका मतलब लड़कों के सामने यह खेल नहीं चलेगा। तो क्या शैलबाला के लिए अपने पति के प्रति आकुलता एक खेल है। हाँ, और क्या। पहले भी तो अविनाश ने कई मौक़ों पर यह चीज़ लक्ष्य की है। बड़े लड़के ने एक बार फिर से आवाज़ दी, मगर अविनाश कोई जवाब नहीं दिया। लड़कों ने डॉक्टरों को बुलाने की बात उठाई। किसे पता था कि आँखों के ऊपर की ये छोटी छोटी दो पपोटियाँ इतने बड़े आवरण प्राचीर का काम कर सकती हैं। इन्हें बंद करके कितने सारे आत्मगोपन कहे समझे जा सकते हैं। अविनाश को बहुत दुख हुआ, मगर उन्होंने अनुभव किया कि उनकी छाती की पीड़ा पहले से काफ़ी कम हो गई है। मन हुआ कि कुछ बोलें। उन लोगों के उद्योग को फूंक मार कर उड़ा दें। रहने दो भाई, इस आधी रात को डॉक्टर फाक्टर बुलाने की झंझट क्यों पालते हो। अभी तुम्हारे बाबा मरने वाले नहीं हैं। उन्हें एहसास था कि कोशिश करें तो बोल सकते हैं, मगर अविनाश ने बोलने की कोशिश नहीं की। आंखें बंद किए, दांत पर दांत दबाए रखा। उन्होंने मन ही मन सोचा, अगर इस वक्त कुछ बोले तो अगले ही पल बेवहाव हो जाएंगे। नहीं, उन्हें बेवहाव होने की इच्छा नहीं है। वे आंखें बंद किए हुए महसूस करेंगे कि डॉक्टर आया है, जांच की है। उसके बुलाने पर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो उन्हें संदेह व्यक्त करते हुए इशारा से समझाया है कि सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस हो सकता है। ऐसा होना आश्चर्य की बात नहीं। निर्देश दे रहा है, एकदम सुलाए रखें, कंप्लीट रेस्ट।
फिर तब बेटे अपने पिता के प्रति इतने उदासीन नहीं रह पाएंगे। तब शैलबाला पर भी काफ़ी अनुशासन होगा। वो पहले की तरह पहले की तरह घर बार काम निपटाने में नहीं लगी रहेगी। एक बार दोपहर को, एक बार रात को खिड़की बंद करने या पंखा चलाने कर्तव्य निर्वाह करके पोतियों के साथ आराम सैया पर सोने का पर सुख से सोने नहीं जाया करेगी। अविनाश डॉक्टर के इंतजार करने लगे अपनी आंखों की प्राचीर की ओट से, लेकिन उसका इंतजार कामयाब नहीं हो पाया। वो जो बात कहना चाहते थे शैलबाला ने कह दिया। अरे नहीं रे नहीं, अभी डॉक्टर को बुलाने की दरकार नहीं है, छोटे बेटे ने कहा। लेकिन डॉक्टर को ना बुलाना क्या ठीक रहेगा? हाँ, कुछ क्षण नहीं होगा, मुझे लगता है कोई सपना वपना देखकर बड़बड़ा रहे थे। नारी तो काफ़ी अच्छी चल रही है। कविराज की बेटी उसे अपना अहंकार प्रकट करने में कोई दुविधा नहीं हुई। ओह, कैसे निर्लज निष्ठुरता है, बेटों के सामने अपनी महिमा कायम रखने की कैसे निर्ममता। क्रोध से अविनाश का सारा शरीर जलने लगा। मन ही मन वो बोले जा रहे थे, काफ़ी अहंकार भर गया है तुम्हारे भीतर, सर्वज्ञ हो गई हो। लगता है नारी सही चल रही है। सेहत पहचाने की तुम्हें जैसे दिव्य दृष्टि मिली हो। अपने नारी के इस प्रकार दुर्व्यवहार पर उनकी आंखों एक बार फिर से आंसू भर आए। खारा जल, मगर उन्होंने आंखें नहीं खोली। शैलबाला का सहज स्वर सुनाई दिया, जरा पंखा बंद कर देना रिंकू, खिड़की के पल्ले पूरी तरह खोल दो। सुनो, पानी पियोगे क्या? पानी सब सुनते ही अविनाश की समस्त तंत्रिकाएं जागृत हो गई। उन्होंने महसूस किया कि इस वक्त उन्हें पानी की सख्त जरूरत है, लेकिन फिर भी उन्होंने आंखें नहीं खोली। आंखें बंद किए बोलना उचित नहीं समझा, मगर जवाब ना पाकर शायद वो पानी ना लाए कि रहने दो, डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, जागने से ही पानी मिल सकता है। इसलिए अविनाश ने आंखें खोल दी। बड़े बेटे ने पूछा, पानी पियोगे? बड़े बेटे का ऐसा स्वर कितने दिनों से नहीं सुना था। अविनाश ने ऐसा करुण मिश्रित कोमल स्नेह गर्दन हिलाकर इच्छा जाएगी। हाँ। बड़ी पोती फटाक से पानी लेकर हाजिर हो गई। फटाफट। यह भी नई बात थी, सब जानते हैं कि दादी की जिम्मेदारी है। छोटे बेटे ने पूछा, क्या हो गया अचानक? यह स्वर भी युगों बाद जैसे उस पार से आता हुआ जान पड़ रहा था। अविनाश ने दोनों हाथ पलटे तो पता नहीं अचानक कैसे छाती में कैसे। बोलते हुए उन्होंने ध्यान दिया कि बच्चे उनकी हाथ को अच्छी तरह हिला डुला पा रहे हैं, बातें भी कर पा रहे हैं। जिन पैरों की तरफ से किसी का ध्यान नहीं गया था, उन्हें भी हिला कर देखा, हिला डुला पा रहे थे। इसका मतलब अविनाश सेन नाम का यह प्रौढ़ भला मानुस पूरी तरह ठीक है। छोटे बेटे ने पूछा, अब तो ठीक है, डॉक्टर बुलाने की जरूरत है? सवाल सुनकर अविनाश आहत हुए। डॉक्टर को बुलाना है कि नहीं? यह बात क्या रोगी से पूछने की होती है? आंखों में आंसू भर आए, गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। तो फिर शांति से सोने की कोशिश करो, छाती के ऊपर हाथ रखकर मत सोना, ऐसा करने से कई बार ऐसी हालत हो जाती है। शैलबाला बिस्तर के पास से उठकर खड़ी हो गई, चादर पड़ गई, सिलवटों को हाथ से ठीक किया, सहज भाव से बोली, अरे सुनो बेटा, तुम्हारे पास हाजमा की कोई गोली है क्या? लगता है इनका पेट गर्म हो गया। यह तो स्वाभाविक है, मैंने आकर देखा तभी लग गया था कि यही वजह हो सकती है। खाने पीने के मामलों में इन्हें तो ध्यान रहता नहीं है, सोचते नहीं है, उम्र हो गई है, परहेज करना चाहिए। रात को आम फाम ना खाना ही बेहतर रहता है। मुझे तो इनका खाना देखकर चिंता होती है। अविनाश के भीतर जैसे एक भूकंप उठा हो। इतनी देर तक अपनी अहमियत को लेकर गढ़ा हुआ उनका आशाओं आकांक्षाओं का महल धराशायी हो गया। अविनाश एक निहायत महत्वहीन बूढ़े में बदल गए थे। जैसे बूढ़े बिना संयम रखे खाना खाते हैं और खुद तो भोगते ही दूसरे को भी दुख पहुंचाते हैं। शैलबाला एक बनियान लेकर कहा, बनियान बदल लो बुद्धू बेटे, तुम तो सो जाओ सो जाओ। बेटे ने लंबी उबासी ली और कहा, नींद तो 12 बज गया,
बुद्धू ने कहा, हाँ, आधी रात को इस तरह से चेपे तो मेरे तो पेट में नहीं पता कैसे कैसे होने लगा। अब तो नहीं लगता कि नींद आएगी। उसने कहा, मगर चला गया। उसने एक बार यह भी नहीं कहा कि नींद तो आ नहीं रही, तब तक बाबा के पास ही बैठता हूँ। पोतियाँ उन्हें पानी पीता देखने के बाद चली गई। अब सैलबाला अकेली बची थी, मगर उनकी भी चिड़चिड़ाहट से जाहिर था कि वह जल्दी चली जाएंगी। अविनाश ने निर्लिप्त स्वर में पूछा, तुम भी जा रही हो? सैलबाला ने लज्जा भाव से कहा, नहीं, लगता है लड़के दवाई देना भूल गए हैं। मैं देख के आती हूँ तो तुम्हारे पास ही तो बैठती हूँ तुम्हारे पास। बैठो नहीं, यहीं सो जाओ ना मेरे पास। सैलबाला अविनाश के 3.25 फीट चौड़ी चौकी की तरफ देखते हुए कुछ लज्जा भाव से बोली, क्या बात करते हो, जैसे तुम्हारा बिस्तर कोई चौड़ा मैदान हो। आश्चर्य है, कुछ दिन पहले तक सैलबाला इसी बिस्तर पर एक साथ सोया करती थी। यही चारपाई चौड़ा मैदान हुआ करती थी। असल में एक बार किसी चीज़ का अभ्यास छूट जाए तो फिर वैसा अभ्यास पाना आसान नहीं होता, इसलिए शर्म आ रही है खाने और पहनने सब मामले। अविनाश ने कहा, तुम्हें याद है एक बार ट्रेन में एक ही बर्थ पर दोनों कंबल में? सैलबाला ने तुरंत कहा, वो रहने भी दो, वो दिन और थे। अब पोते पोतियाँ देखेंगे तो हंसेंगे नहीं, अगर बेटे देखेंगे तो क्या सोचेंगे? सैलबाला ने कहा। अविनाश ने तुनक कर कहा, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। दीवार की तरफ मुँह करके सो गए। सैलबाला के सामने ये विकट स्थिति थी। बेटे भूल गए लगते हैं। उन्हें फिर से पुकारने में लज्जा महसूस हो गई। कुछ देर वह निश्चल बैठी रही, फिर उठकर अकारण टेबल फैन थोड़ा तेज करके कमरे से बाहर निकल गई। हो सकता है पोतियाँ जागी हो, सोच रही हो कि बूढ़ा बुढ़िया इस वक्त कैसे प्रेमालाप कर रहे होंगे। जवानी में बुजुर्गों और बुढ़ापों में बच्चों कैसे जवानी में बुजुर्गों से और बुढ़ापे में बच्चों से लज्जा करनी पड़ती है। सैलबाला के चले जाने के बाद एक बार फिर से अविनाश का दम घुटने लगा। उठकर बैठ गए, बनियान बदले बिना फिर से लेट गए। लेटे लेटे प्रार्थना करे, हे भगवान, मुझे दिल का ही दौरा पड़ जाए, पक्षाघात नहीं एकदम आघात, ताकि सुबह जब पत्नी और बेटे आए तो सिर पर हाथ रखे तो उन्हें एहसास हो कि कल रात पेट गरम कहकर चले जाना उसकी कितनी बड़ी भूल थी। खासकर सैलबाला को जब सुबह औपचारिकता बस पहुँचने आएंगी कि क्यों जी, अब तबीयत कैसी है, तो उसकी सारी चूरी का जीवन भर का शौक एकदम खत्म हो जाए। तब इस तरह सोचते हुए पैशाचिक सुख का अनुभव करना चाहते थे, मगर वे भी व्यर्थ ही होता जान पड़ा। उनकी आंखों में अविरल आंसू बहने लगे और तकिए भीगने लगा। अविनाश व्यक्ति का नाम अकेले कमरे में मरा पड़ा है। इस दृश्य की कल्पना करते ही जैसे अविनाश की छाती फटने लगी, मानो किसी निकट आत्मीय की मृत्यु का दृश्य देखकर हो रहा। अविनाश उस सोए हुए मृत देह पर नजर टिकाए बैठे हैं, दम साधे सोए जा रहे हैं और साथ ही निसंग निशब्द असहाय मृत्यु के प्रति प्रार्थना करते जा रहे हैं।